दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही है जिम कॉर्बेट की बुक द ओमनिबस। और उसमें बुक चल रही है द मैन ईटिंग लेपर्ड ऑफ रुद्रप्रयाग। कहानी के पिछले पार्ट्स प्लेलिस्ट में है। आगे की कहानी कंटिन्यू करते हैं। अगला चैप्टर है द सेकंड किल। अब जिम कॉर्बेट बोलते हैं कि कोई भी फोटोग्राफ अवेलेबल नहीं था और भी ऐसा कोई सबूत नहीं था जिससे कि मैं मैन ईटर के पगमार्क को पहचान सकूं। तो फिर मैंने सोचा कि सबूत मुझे खुद ही इकट्ठे करने पड़ेंगे, और जब तक मुझे सबूत नहीं मिल जाते इस इलाके में जितने भी लेपर्ड हैं मैं उन्हें मैन ईटर मान के ही चलूंगा। और अगर मुझे कोई दिखा तो मैं उसे गोली मार दूंगा। जिस दिन मैं रुद्रप्रयाग आया मैंने बेट के लिए 2 बकरियां खरीदी और उनमें से एक बकरी को बांध दिया पिलग्रिम रोड, यानी कि तीर्थ यात्री रोड, जो कि जाती थी बद्रीनाथ की तरफ, और दूसरी बकरी को अलकनंदा नदी के दूसरी तरफ उस जगह पर बांध दिया जहां पर घनी झाड़ियों का जंगल था और जहां पर जिम कॉर्बेट को मिले थे पैरों के निशान बड़े लेपर्ड के। अब बकरी बांधने के बाद अगली सुबह जब जिम कॉर्बेट ये चेक करने के लिए गए कि बकरी जिंदा है कि शिकार हो गई, तो जो अलकनंदा नदी के दूसरी तरफ बकरी बांधी थी उसे मार दिया गया था और थोड़ा सा खा भी लिया था। अब जो बकरी को मारा था उसे लेपर्ड ने ही मारा था, इस बात में कोई शंका नहीं थी। शंका इस बात पर थी कि उसे खाया किसने था, क्योंकि उसे लेपर्ड ने तो नहीं खाया था, शायद उसे खाया था पाइन मार्टन ने। अब दिन के टाइम पर जिम कॉर्बेट को खबर भी लगी थी कि मैन ईटर आसपास ही है, तो उन्होंने डिसाइड किया कि इस बकरी को लेपर्ड ने तो मारा ही है, खाया भले किसी और ने हो, मैं तो इस पर बैठूंगा। तो दोपहर के 3 बजे जिम कॉर्बेट ने पोजीशन ले ली। अब जहां पर पोजीशन ली थी वो पेड़ एक छोटा पेड़ था और जहां पर शिकार पड़ा था उससे 50 गज की दूरी पर था। अब जब 3 घंटे हो गए बैठे हुए जिम कॉर्बेट को, तब तक उन्हें कोई भी संकेत नहीं मिला कि वो लेपर्ड आसपास है। संकेत से मतलब था ना किसी पक्षी ने आवाज की और ना ही किसी जानवर ने अलार्म कॉल की। अब जब शाम हो रही थी और किसी तरह का कोई संकेत था नहीं, तो जिम कॉर्बेट पेड़ से नीचे उतरे और उस रस्सी को खूंटे से खोला, क्योंकि जब लेपर्ड ने बकरी को मारा था तो उस रस्सी को तोड़ने की कोई कोशिश नहीं की थी। और कॉर्बेट चल पड़े वापस इंस्पेक्शन बंगलो की तरफ। अब जिम कॉर्बेट बोलते हैं कि मैं पहले ही इस बात को स्वीकार कर चुका हूं कि मेरे पास आदमखोर तेंदुए को मारने का कोई पुराना अनुभव नहीं था, लेकिन मेरे पास अनुभव था कुछ आदमखोर बाघ को मारने का, यानी कि टाइगर्स को। तो जब मैं उस पेड़ से उतर के इंस्पेक्शन बंगलो की तरफ आया तो रास्ते में मैंने हर संभव एहतियात बरता जो बरतना चाहिए आदमखोर के इलाके में, और मैं बहुत ही भाग्यशाली था कि मैंने ऐसा किया। जब सुबह में इंस्पेक्शन बंगलो से निकला तो एक बहुत बड़े मेल लेपर्ड के पगमार्क बंगलो के बाहर ही थे, और जब मैंने उन्हें फॉलो किया तो वो एक रवीन के अंदर से जा रहे थे और वो रवीन काफी नजदीक से गुजरता था उस बकरी के पास से जो कि मरी पड़ी थी। हालांकि आज भी उस बकरी को लेपर्ड ने खाया नहीं था। अब जिस लेपर्ड के पगमार्क को मैंने फॉलो किया, या फिर जिस लेपर्ड ने मुझे फॉलो किया था, शायद वही आदमखोर था। और उसके बाद पूरे दिन मैं चलता रहा, उतना चलता रहा जितने कि मेरे पैर मुझे चला सकते थे। मुझे रास्ते में जो भी राहगीर मिला, जिसका भी घर मिला, मैं उन्हें हिदायत देता रहा कि सावधान रहना, आदमखोर नदी के इस पार ही है, यानी कि जहां आप लोग रह रहे हो आदमखोर आसपास ही है। उस दिन तो कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन अगले दिन सुबह
जैसे ही मैंने नाश्ता किया था, नाश्ते के पहले भी मैं काफी दूर घूम के आया था। एक बहुत ही घबराया सा आदमी भागता हुआ आया और उसने बोला, पिछली रात मैन ईटर ने एक औरत को मार दिया है। इंस्पेक्शन बंगलों के पीछे जो पहाड़ी नजर आती है, ये घटना वहां हुई थी। ये वही पहाड़ी थी जहां मैंने आपको बताया था कि अगर आप इस पहाड़ी पे चढ़ जाओगे तो आपको बर्ड आई व्यू आएगा 500 स्क्वायर माइल्स का। उस पहाड़ी पर जो गांव बने थे, वहीं शिकार हो गई थी एक महिला। अब कुछ ही मिनटों में जिम कॉर्बेट ने अपनी सारी तैयारी पूरी कर ली। एक एक्स्ट्रा राइफल ले ली, एक शॉटगन भी ले ली, एक्स्ट्रा गोली ले ली, रस्सी ले ली, मछली पकड़ने की जो डोर थी वो भी ले ली और चल पड़े पहाड़ी पर स्थित उस गांव की तरफ। दो आदमी जिम कॉर्बेट ने अपने साथ लिए और बाकी साथ में थे गांव वाले। आज का दिन बहुत उमस भरा था। हालांकि दूरी बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन खड़ी चढ़ाई थी। करीब 4000 फीट ऊपर चढ़ना था। 3 घंटे लगे और थकान बहुत ज्यादा हो गई थी। और जब उस गांव में जिम कॉर्बेट पहुंचे तो पसीने से तरबतर थे। अब जो महिला मारी गई थी, उसके पति की कहानी बड़ी जल्दी बताई गई। शाम को भोजन पकाने के बाद इन लोगों ने भोजन किया और उसके बाद वो महिला बर्तन धोने के लिए घर के बाहर चली गई और उसका हस्बैंड बीड़ी पीने के लिए बैठ गया। जैसे ही वो महिला दरवाजे पर पहुंची, अचानक से बर्तन गिर के बिखरने की आवाज आई। अब वहां पर इतनी रोशनी थी नहीं कि वो आदमी कुछ देख पाता। उसने अपनी पत्नी को आवाज लगाई और जब पत्नी का कोई जवाब आया नहीं, उसने भाग के दरवाजा बंद कर लिया और उसने बोला, उस बात का क्या यूज था, मैं अपनी जान खतरे में डालता एक डेड बॉडी को रिकवर करने के लिए। अब जिम कॉर्बेट बोलते हैं कि उसका जो जवाब था वो सही तो था, लेकिन कठोर हृदय के साथ था। और मैंने उसकी निगाहों में देखा, उसको जो दुख था अपनी पत्नी के लिए ज्यादा नहीं था, उसे दुख था उसके होने वाले बच्चे के लिए, जो कि उसका वारिस होने वाला था, जो कि उसकी पत्नी के पेट में ही था। अब जहां पर लेपर्ड ने उस महिला को पकड़ा था, यानी दरवाजे के पास, वो दरवाजा 4 फीट की गली में खुलता था और जो करीब 50 गज तक जाती थी। दोनों तरफ घर बने हुए थे। अब जब सारे घर वालों ने बर्तन गिरने की आवाज सुनी और उसके बाद उसके पति के चिल्लाने की आवाज सुनी, सबने अपने दरवाजे बंद कर लिए। अब जो निशान मिले, उन निशान से मालूम हुआ कि लेपर्ड ने पूरे 50 गज तक उस महिला को घसीटा था। उसके बाद वहीं पर उस महिला को मार दिया और उसके बाद एक रवीन की तरफ ले गया। वो रवीन 100 गज की दूरी पर था। उसके आसपास खेत भी थे। वहीं पर उसने उस महिला को खाया और रह गए तो उस महिला के कुछ अवशेष। अब जहां पर महिला की बॉडी पड़ी थी, वो एक खेत था और उससे 40 गज की दूरी पर एक पेड़ लगा था और उस पेड़ पर भूसा भी इकट्ठा किया गया था। अब ये जो भूसे का ढेर था, जमीन से करीब 4 फीट ऊंचाई से बनाया गया था और 6 फीट की ऊंचाई तक था। तो जिम कॉर्बेट ने डिसाइड किया वो उस भूसे के ढेर के अंदर बैठेंगे। अब जहां पर बॉडी पड़ी थी, वहां से उस रवीन की तरफ एक सकरा सा रास्ता जाता था। अब उस रास्ते पर लेपर्ड के पगमार्क थे और वो पगमार्क वही पगमार्क थे, या वैसे ही पगमार्क थे जो लेपर्ड इंस्पेक्शन बंगलों के सामने तक आया था। अभी एक बहुत बड़े लेपर्ड के पगमार्क थे जो अपने जवानी के दिनों को क्रॉस कर चुका था और इसके पिछले बाएं पैर में चोट का निशान था। ये चोट लगी थी जब वो ब्रिटिश ऑफिसर्स ने पुल के पिलर से उसे गोली मारी थी। अब मैंने गांव से 2 8 फीट लंबे बांस मंगवाए और उन्हें भिजवाया उस जगह पर जहां पर उस औरत की बॉडी पड़ी थी। अब इन बांस पर मैंने अपनी वो स्पेयर राइफल और शॉटगन फिक्स करवाई
और उनसे मछली पकड़ने की जो डोर थी वो बांध दी। ये डोर बंधी थी उन बंदूकों के ट्रिगर पर। उस मछली पकड़ने की डोर से ट्रिगर के चारों तरफ एक छल्ला भी बना दिया। अब जिम कॉर्बेट ने दो खूंटे बंधवाए और उसमें मछली पकड़ने की डोर बंधवा दी। एक खूंटा तो उस रास्ते पर बंधवाया जिस तरफ से लेपर्ड के आने की संभावना थी, यानी कि रवीन के तरफ से, और दूसरा बंधवाया पहाड़ की तरफ से, यानी कि लेपर्ड अगर उस तरफ से आता तो खुद को ही गोली मार लेता, क्योंकि बंदूक का निशाना उसी तरफ था। वो खूंटे से बंधे हुए मछली की डोर से टकराता और गोली अपने आप चल जाती। और अगर वो इन दो रास्तों से नहीं आता तो जिस भी तरफ से आता जिम कॉर्बेट को नजर आता, और जब वो शिकार पर बैठा होता तो जिम कॉर्बेट उसे गोली मार देते। तो पूरी पूरी संभावना थी कि लेपर्ड इस जाल में फंस ही जाता। और क्योंकि जो लेपर्ड का कलर था रात को उसके दिखने की संभावना ना के बराबर थी, इसलिए जिम कॉर्बेट ने यह जाल बिछाया था कि अगर वो आते वक्त खुद को गोली नहीं मारेगा तो जाते वक्त गोली चलेगी और जिम कॉर्बेट को मालूम चल जाएगा कि लेपर्ड है कहां पर। और जिम कॉर्बेट ने एक सफेद रंग का पत्थर नदी से मंगवाया और उसे रख दिया उस बॉडी के नजदीक में, ताकि उन्हें अंदाजा रहे कि बॉडी है कहां पर। अब उस भूसे के ढेर से जिम कॉर्बेट ने थोड़ा सा भूसा निकलवा दिया, अपने बैठने की जगह बना ली और पीठ की तरफ टिकने की जगह भी बना ली। जिम कॉर्बेट ने अपना फेस उस बॉडी की तरफ रखा था, उनकी पीठ पेड़ की तरफ थी और बहुत ही कम संभावना थी कि वो लेपर्ड जिम कॉर्बेट को देख पाता। जिम कॉर्बेट को पूरी उम्मीद थी कि वो रात के समय पर आएगा। हालांकि उसकी रेपुटेशन ये थी कि वो अपने शिकार पर कभी वापस नहीं आता, लेकिन जिम कॉर्बेट को लग रहा था उम्मीद पर तो दुनिया कायम है। जिम कॉर्बेट के कपड़े पसीने से अभी भी भीगे हुए थे, लेकिन उन्होंने एक जैकेट पहनी थी जिसकी वजह से ठंडी हवा से उनका बचाव हो रहा था। तो जिम कॉर्बेट अपनी मुलायम और कंफर्टेबल सीट पर बैठ गए और इंतजार करने लगे, क्योंकि इंतजार तो था पूरी रात का और जिम कॉर्बेट इसके लिए तैयार थे। जिम कॉर्बेट ने अपने आदमियों से बोला कि तुम लोग मुखिया के घर पर चले जाओ, वहीं रहना, तब तक मत आना जब तक कि मैं ना आ जाऊं तुम्हें बुलाने, और या फिर सूरज ना उग जाए। अब जिम कॉर्बेट बोलते हैं कि उस भूसे के ढेर पर जो कि पेड़ के ऊपर था, मैं चढ़ा था साइड के किनारे से, और ऐसा कोई कारण नहीं था कि वो लेपर्ड वहां से ना चढ़ पाए। अब शाम ढलने को थी, गंगा की वैली नजर आ रही थी और जो हिमालय पर बर्फ थी वो शाम को नीली नजर आ रही थी। तो जब तक पूरी तरह से अंधेरा नहीं हो गया, आंखों को बड़ा ही सुखद दृश्य नजर आ रहा था अगर पहाड़ की तरफ देखो तो। अब अगर आप अंधेरे के बारे में बात करो तो उस समय को बोला जाता है जब दिन ढल जाता है, रात हो जाती है। लेकिन कितना अंधेरा था इसको नापने का कोई पैमाना नहीं होता। एक अंधेरा एक इंसान के लिए घुप अंधेरा होगा तो दूसरे इंसान के लिए वही अंधेरा सिर्फ अंधेरा होगा, और तीसरे इंसान के लिए वो हल्का अंधेरा होगा। अब अगर मेरी बात करें तो मैंने अपना बहुत जीवन जंगलों में रात में ही बिताया है। तो मेरे लिए कोई रात घुप अंधेरे वाली नहीं होती जब तक कि आसमान में काले बादल ना हो। अब मैं ये नहीं कहना चाहता कि मैं रात में भी वैसे ही देख पाता हूं जैसे दिन में देख पाता हूं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि रात को मैं बेहतर तरीके से देख पाता हूं। कितना भी अंधेरा हो जंगल में मैं रास्ता ढूंढ ही लेता हूं। तो वो जो मैंने पत्थर रखा था वो एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस के लिए रखा था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि सामने बर्फ के पहाड़ है, उनसे भी तारों की रोशनी रिफ्लेक्ट होगी, वो पत्थर मुझे साफ नजर आएगा। लेकिन आज भाग्य मेरे फेवर में नहीं था। जैसे ही मैं बैठा थोड़ी देर में बिजली चमकी और तूफान सा आने लगा। अब जैसे ही पहली बड़ी बूंद आसमान से गिरी, मुझे एक पत्थर गिरने की आवाज आई रवीन की तरफ से, और थोड़ी ही देर बाद मेरे नीचे भूसे का एक जो किनारा था उसे कोई खरोच रहा था। तो जहां मैं पूरी तरह से भीगा हुआ था, ठंड में ठिठुर रहा था, वो लेपर्ड
आराम से भूसे के ढेर के नीचे ही सूखा लेटा था। अब तूफान बड़ा ही खतरनाक था। मैंने जो बड़े तूफान देखे हैं उनमें से ही एक था। और जब वो अपने चरम पर था, तब मैंने देखा कि एक लालटेन लेके गांव की तरफ कोई जा रहा है। तो मैंने उस इंसान के साहस की दाद दी कि कौन इंसान है जो आदमखोर के इलाके में रात में जा रहा है। तूफान से भी उसे डर नहीं लगता, लेपर्ड से भी उसे डर नहीं लगता। लेकिन मुझे बाद में मालूम चला कि सरकार ने मेरे लिए इलेक्ट्रिक टॉर्च भेजी थी और उसे मुझ तक पहुंचाने का ऑर्डर दिया गया था। वो उसी को कैरी कर रहा था, पौड़ी से लेके आया था। अब जिम कॉर्बेट ने सोचा कि अगर ये टॉर्च 3 घंटे पहले आ गई होती तो बात कुछ और ही होती। लेकिन अफसोस करने से क्या फायदा। जिम कॉर्बेट को लग रहा था कि उसके बाद जो 14 लोगों की जान गई, क्या पता वो ना जाती अगर वो लाइट समय पर आ जाती। लेकिन उसके बाद जिम कॉर्बेट ने सोचा, क्या पता लाइट होने के बाद भी मैं उस लेपर्ड को मार ना पाता। अब बारिश रुक गई। जिम कॉर्बेट इतने ज्यादा भीग चुके थे कि उन्हें हड्डियों तक ठंड महसूस हो रही थी। और थोड़ी देर बाद वो सफेद पत्थर अस्पष्ट दिखने लगा। यानी पत्थर और जिम कॉर्बेट के बीच में कुछ आ गया था। और उसके बाद कॉर्बेट को सुनाई दी लेपर्ड के खाने की आवाज। अब एक रात पहले जब लेपर्ड ने शिकार को खाया था, तो जिस तरफ से खाया था और जिस तरफ गया था, कॉर्बेट को उम्मीद थी कि वो उसी तरफ से आएगा और उसी हिसाब से उन्होंने पत्थर रखा हुआ था। लेकिन बारिश आ गई थी। बारिश की वजह से कुछ गड्ढों में पानी भर गया था और लेपर्ड ने नया रास्ता चुन लिया था। और ऐसा करने में वो जो पत्थर जिसको कि उन्होंने साइड में रखा था, लेपर्ड उसके सामने ही बैठ गया था। और ये बात जिम कॉर्बेट ने सोची नहीं थी। लेकिन जिम कॉर्बेट लेपर्ड की आदतों से वाकिफ थे। उन्हें मालूम था कि एक ही जगह पर बैठ के ये पूरा शिकार नहीं खाएगा। और उन्हें ज्यादा देर तक इंतजार भी नहीं करना पड़ा। 10 मिनट के बाद वो पत्थर जिम कॉर्बेट को नजर आने लगा। और उसके फौरन बाद उन्हें एक आहट सी सुनाई दी। देखा कि सफेद और पीली कोई धुंधली सी आकृति इनके भूसे के ढेर के नीचे जा रही है। उसका जो हल्का कलर था वो उसकी उम्र की वजह से था। क्योंकि जानवर, चाहे वो टाइगर हो चाहे लेपर्ड हो, जितना बूढ़ा होता जाता है उसकी स्किन का कलर उतना ही हल्का होता जाता है। लेकिन वो आवाज क्यों आई थी, किस वजह से आई थी, ये बात जिम कॉर्बेट को समझ नहीं आई थी। अब ये आवाज कुछ ऐसी थी जैसे किसी महिला की नर्म साड़ी रगड़ खा रही हो। और वहां पर ऐसा कोई ऑब्जेक्ट था नहीं जिससे ऐसी आवाज आ जाए। अब थोड़ी देर जिम कॉर्बेट ने इंतजार किया और उस पत्थर की तरफ निशाना लगा लिया कि अब जैसे ही वो पत्थर दिखना बंद होगा, ये गोली चला देंगे। लेकिन एक समय होता है जितनी देर तक आप भारी भरकम राइफल अपने कंधे पर लगाकर निशाना लगा सकते हो। और जब वो समय पूरा हो गया, मेरे हाथों में दर्द हो गया, तो फिर वो राइफल मैंने नीचे कर ली कि मेरे हाथ की मसल्स को आराम मिल जाए। अभी मैंने ऐसा किया ही था कि फौरन वो पत्थर मुझे फिर दिखाई देना बंद हो गया। 3 बार थोड़ी थोड़ी देर के बाद ऐसा ही होता रहा। और फिर मैंने चौथी बार आवाज सुनी कि वो लेपर्ड मेरे ही भूसे के ढेर के नीचे आ रहा है। मैं आगे को झुका और अपने नीचे ही फायर किया जो भी ऑब्जेक्ट मुझे नीचे नजर आ रहा था। अब मेरे नीचे जो जगह थी जिसे मैंने सकरा खेत बोला है, उसमें केवल 2 फीट चौड़ी जगह ही थी। अगले दिन सुबह जब मैंने एग्जामिन किया तो उस 2 फीट चौड़े खेत के बीचों बीच मेरी गोली लगी थी। वहां पर लेपर्ड के बाल भी थे जो कि उसके गर्दन के बाल थे। उस रात मैंने दोबारा लेपर्ड को देखा नहीं। अगले दिन मैंने अपने आदमियों को लिया और चल पड़ा रुद्रप्रयाग की तरफ। उस महिला के हस्बैंड और बाकी रिश्तेदारों ने उस महिला के शरीर को उठाया और ले गए अंतिम संस्कार के लिए। अब अगला चैप्टर है दोस्तों, प्रिपरेशंस। अब कॉर्बेट बोलते हैं कि मैं जब नीचे जा रहा था पहाड़ से उतर के, तो मेरे ख्यालात बहुत ही दुखद थे। उससे भी ज्यादा दुखद जितनी मुझे ठंड लग रही थी। मैंने इतनी तैयारियां की थी और उसके बावजूद वो लेपर्ड बच गया था।
ना तो मैं डिजर्व करता था ये, ना ही गढ़वाल डिजर्व करता था। लेकिन गढ़वाल के लोगों का मेरे ऊपर काफी विश्वास था। मैं जहां से भी, जिस गांव से गुजरता था, उन लोगों की जो फीलिंग मेरे लिए थी, वो फीलिंग्स हृदय स्पर्शी थी, यानी दिल को छू लेने वाली थी, और इससे मेरा हौसला बहुत बढ़ जाता था। मेरी स्थिति कुछ कुछ वैसी ही थी जैसे युद्ध के मैदान से कोई हीरो वापस लौटता है। लेकिन मुझे अपनी क्षमताओं के बारे में मालूम था। मुझे मालूम था कि जो कठिन कार्य मैंने अपने हाथ में लिया है वो बहुत मुश्किल है, और मेरी क्षमताएं लिमिटेड है। 500 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया, जहां घने जंगल हैं, घनी झाड़ियां हैं, पहाड़ हैं, इस बड़े इलाके में एक पर्टिकुलर आदमखोर को ढूंढना, और उसे ऐसे ढूंढना जबकि उस इलाके में 50 और लेपर्ड हैं, बहुत ही कठिनाई भरा काम था। लेकिन लोगों को लगता था कि यह काम मैं कर सकता हूं, क्योंकि इसके पहले भी मैंने बहुत सारे मैनीटर मारे हैं, और 8 साल से जो मैनीटर उनके लिए बुरा सपना बना हुआ है, उससे गढ़वाल को छुटकारा मैं ही दिलाऊंगा। और मेरा भाग्य भी ऐसा था कि इतने बड़े इलाके में जैसे ही मैं आया, जल्दी ही मेरा आमना सामना हो गया उस मैनीटर से, जब उसने मेरी बकरी को मारा। और उसके बाद वो अलकनंदा के उस किनारे पर आ गया जहां कि मुझे लगता था कि उससे निपटना आसान होगा। उसके बाद वो दुर्भाग्यशाली महिला जिसकी की मृत्यु हो गई, मेरी कोशिश थी कि अब गढ़वाल में किसी और की मौत ना होने पाए। लेकिन उस महिला की मौत से मुझे एक मौका मिला था उस लेपर्ड को मारने का, जो कि वैसे मुझे मिलता नहीं। जब मैं अपने गाइड के पीछे पहाड़ के ऊपर जा रहा था, तो मुझे पूरी उम्मीद थी कि मैं इस लेपर्ड को मार पाऊंगा। हालांकि उस लेपर्ड की रेपुटेशन थी कि वो कभी भी शिकार पर लौटता नहीं था, लेकिन मेरी किस्मत कि वो लौटा था। वो रात बहुत ज्यादा अंधेरी थी, और जब मैं माइकल कीन के पास गया था ये बताने के लिए कि मैं इस लेपर्ड को मारने जाऊंगा, तो माइकल कीन ने मुझसे पूछा था कि आपको जो भी जरूरी साजो सामान चाहिए, क्या वो आपके पास है। तो जब मैंने कहा था कि मेरे पास सारे साजो सामान है, अगर नहीं है कुछ तो वो है नाइट शूटिंग लाइट, तो उन्होंने कहा था कि वो कलकत्ता टेलीग्राफ कर देंगे कि एक नाइट शूटिंग लाइट भेज दी जाए। माइकल कीन का कहना था कि हम बाकी कुछ कर सके न सके, लेकिन हम लाइट तो आपको उपलब्ध करा ही देंगे। जब आप रुद्रप्रयाग पहुंचोगे तो लाइट आपका इंतजार करती मिलेगी। लेकिन जब मैं रुद्रप्रयाग पहुंचा तो मुझे अफसोस हुआ कि मेरे आने के पहले वो लाइट आई नहीं थी। अगर वो लाइट आ जाती तो उस रात लेपर्ड का भविष्य या भाग्य कुछ और होता। मैंने प्रीकॉशंस के लिए 2 एक्स्ट्रा बंदूकें ले ली थी, और जब भूसे के ढेर में जब मैं छिपा हुआ था और मैंने वहां से वो दृश्य देखा, मेरे हिसाब से वो लेपर्ड मेरे गन ट्रैप में जरूर फंस जाता। तब मेरी उम्मीदें बहुत ज्यादा बढ़ गई थी कि आज तो शायद मैं शिकार कर ही लूंगा। लेकिन तभी तूफान आ गया और विजिबिलिटी बिल्कुल खत्म हो गई थी, और इलेक्ट्रिक लाइट ना होने की वजह से मैं फेल हो गया। और मेरे मन में ख्याल आ रहे थे कि मैं जो फेल हुआ हूं, थोड़ी देर में ये खबर चारों तरफ फैल जाएगी। मैंने थोड़ी एक्सरसाइज की, गर्म पानी से नहाया, और धीरे धीरे ये जो नकारात्मक विचार मेरे मन में आ रहे थे ये जाते रहे। अब मैं अपनी असफलता को सकारात्मक तरीके से देख रहा था। अब जो मेरी गोली जमीन में लगी थी, जिसका कि कोई नतीजा नहीं आया था, वो कुछ कुछ वैसा ही था जैसे धूल में दूध बिखर जाए। अब अगर लेपर्ड अलकनंदा नदी के इस किनारे को छोड़ के दूसरे किनारे पर ना चला गया हो, तो अब मैं लेपर्ड को ज्यादा अच्छे तरीके से मार सकता हूं, क्योंकि अब मेरे पास आ चुकी है इलेक्ट्रिक लाइट, जो कि बहादुर रनर लेके आया था तूफान के बीच और आदमखोर के डर के बीच। अब यह पता करना था कि वो लेपर्ड अलकनंदा नदी के दूसरे किनारे पर तो नहीं गया है, और वो अगर जाएगा तो पक्का जाएगा उन सस्पेंशन ब्रिज से ही। नाश्ता करने के बाद मैं निकल पड़ा ये इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए कि लेपर्ड है कहाँ। अब लेपर्ड चटवा पीपल के सस्पेंशन ब्रिज से
नदी को क्रॉस करेगा, इस बात की संभावना ना के बराबर थी। क्योंकि भले ही लेपर्ड को कितना भी शौक लगा हो मेरी हैवी बुलेट से, जो कि उसकी गर्दन को छूते हुए चली गई थी, वो 14 मील की दूरी तय नहीं करेगा, क्योंकि उजाला होने वाला था और लेपर्ड कहीं छिप कर ही बैठा होगा। तो मुझे पूरी उम्मीद थी कि अगर वो नदी को पार करेगा तो रुद्रप्रयाग के सस्पेंशन ब्रिज से करेगा। अब उस सस्पेंशन ब्रिज पर जाने के लिए 3 रास्ते थे। एक उत्तर दिशा से आता था, एक आता था दक्षिण दिशा से, और इन 2 रास्तों के बीच में एक तीसरा रास्ता भी था, जो कि था रुद्रप्रयाग बाजार का, जिसमें से काफी आवाजाही थी। अब इन सारी अप्रोचेस को मैंने ठीक से एग्जामिन किया। उसके बाद मैंने पार किया वो ब्रिज और देखा उस रास्ते को, जो कि जाता था केदारनाथ की तरफ। उसमें मैं गया। आधा मील दूर चल के फिर मैंने वो जगह भी चेक करी जहां उसने मेरी बकरी को मारा था। अब जब मैं पूरी तरह से सेटिस्फाइड हो गया कि लेपर्ड के पग मार्क मिले नहीं हैं और उसने अलकनंदा को पार नहीं किया है, तो मैंने डिसाइड किया इन पुल को रात में बंद करवा दूंगा। उससे लेपर्ड अलकनंदा नदी के इस किनारे पर ही रह जाएगा जिस किनारे पर हूं मैं। प्लान काफी सिंपल था और जो ब्रिज के केयर टेकर थे उन्होंने भी मेरे साथ सहयोग किया। वो दोनों केयर टेकर ब्रिज के बाएं किनारे पर रहते थे ब्रिज को बंद करने के बाद। अब उन ब्रिज को बंद करना एक तरह से कम्युनिकेशन बंद करना था दोनों किनारों में, लेकिन इससे कोई ज्यादा फर्क पड़ा नहीं था, क्योंकि रात में लेपर्ड की वजह से कर्फ्यू अपने आप लगा रहता था। कोई भी इंसान सूरज ढलने के बाद सूरज उगने तक उस ब्रिज को क्रॉस करता ही नहीं था। अब उस ब्रिज को कटीली झाड़ियों से अच्छी तरह से बंद कर दिया जाता था। उनको मैं गार्ड करता था और कोई भी इंसान ऐसा था नहीं जो रात में बोले कि ये झाड़ियां हटा के मुझे रास्ता दो, क्योंकि मुझे ब्रिज पार करना है। मैंने करीब 20 रातें गुजारी उस ब्रिज के लेफ्ट टावर पर बैठ के रखवाली करते हुए। मैं उन रातों को कभी भूल नहीं सकता। वो टावर एक चट्टान पर बनाया था और करीब 20 फीट ऊंचा था। उन ब्रिज के ऊपर जो प्लेटफॉर्म था हवा से एकदम चिकना हो गया था। वो करीब 4 फीट चौड़ा था, 8 फीट लंबा था। अब उस प्लेटफॉर्म पर चढ़ने के 2 ही रास्ते थे। पहला तो उन लोहे की केबल से जिनके सहारे ये ब्रिज बंधा हुआ था, और दूसरा तरीका था एक बांस की लटकती हुई सीढ़ी से चढ़ना, जो कि बड़ी खतरनाक थी। तो मैंने बांस की सीढ़ी वाला ऑप्शन ही चुना, क्योंकि जो केबल्स थी उनमें बहुत सारा काला काला कुछ लगा था। सारे कपड़े भी खराब हो जाते थे, हाथ भी खराब हो जाते थे और उनसे बदबू भी आती थी। और वो जो सीढ़ी थी जो कि काफी खराब हालत में थी, वो उस प्लेटफॉर्म के 4 फीट नीचे तक ही जाती थी। उसके बाद उस प्लेटफॉर्म का चिकना सरफेस पकड़ के जिम्नास्ट की तरह ऊपर चढ़ना बहुत ही खतरनाक था। इस इलाके में हिमालय में जितनी भी नदी है वो उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा की तरफ बहती है, और इन नदियों की वैली में जो हवा बहती है वो सूरज के उगने और ढलने के हिसाब से अपना डायरेक्शन चेंज करती। अब दिन के समय पर जब सूरज रहता है तब जो हवा बहती है, जिसे लोकल लोग दादू बोलते हैं, वो दक्षिण दिशा से आती है, और रात में ये बहती है उत्तर दिशा से। जिस टाइम पर शाम को मैं अपनी पोजीशन लेता था इस प्लेटफॉर्म पे, उस टाइम पर हवा काफी कम रहती थी, लेकिन जैसे जैसे सूरज ढलता था ये हवा तेज होती जाती थी। आधी रात पे तो ये हवा अपने प्रचंड वेग से बहती थी। वहां पकड़ने के लिए कुछ नहीं था, जोरदार हवा बहती थी। मैं अपने पेट के बल लेट जाता था ताकि हवा के जोर से कहीं मैं नीचे ना गिर जाऊं, लेकिन संभावना पूरी थी कि वहां से गिर के मैं 60 फीट नीचे चट्टान पर गिरता और उसके बाद टिप्पा खा के अलकनंदा नदी में चला जाता, जिसका पानी था बर्फीला। लेकिन वो पानी बर्फीला था या नहीं था, इस बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर मैं गिरता 60 फीट नीचे चट्टान पर तो उसके बाद तो ठंडा और गर्म पानी कोई मायने नहीं रखता। लेकिन जब भी मैं गिरने की कल्पना करता था तो मैं कल्पना करता था कि मैं पानी में गिरूं, कहीं चट्टान पे ना गिर जाऊं,
केवल हवा ही मुझे परेशान नहीं करती थी, मुझे परेशान करती थी चींटियां जो मेरे कपड़ों में घुस जाती थी और मेरे स्किन को कई जगह से खा जाती थी। अब जो 20 रातें मैंने वहां पर गार्ड की, वो कटीली झाड़ियां हटा दी जाती थी ताकि लेपर्ड वहां से आए, लेकिन किसी भी जिंदा जीव ने उस ब्रिज को क्रॉस नहीं किया। एक बार क्रॉस किया था तो एक जैकल ने। तो दोस्तों, इस एपिसोड में इतना ही। बाकी की कहानी कंटिन्यू करेंगे अगले एपिसोड में। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।